In last lecture, we were discussing total fixed cost. तो आज हम देखते हैं उसको अगर हमें शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करना पड़े तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए बेसिकली आपके पास इक्वेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू जो है वो बेसिकली अगर हम ये देखें प्राइस इनटू क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है आपकी। तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है और क्वांटिटी ऑब्वियसली दैट्स फिक्स्ड। तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। ठीक, तो ये इसको अगर आप हमने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट के एस्पेक्ट में, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको ये गिवन हो एरिया ऑफ दी नेक्स्ट डायग्राम में, उसमें ये डायग्राम गिवन है बेसिकली ये डाटा के लिए, उसकी बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रेपेज़ॉइड है आपकी EBDA। इस ट्रेपेज़ॉइड के एरिया को अगर हम फाइंड आउट कर लें तब भी हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाए। सो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ॉइड कैसे फाइंड आउट हो रहा है, बेसिकली हाइट इनटू एवरेज बेस। ठीक, हाइट इनटू एवरेज बेस। और हाइट कैसे फाइंड आउट हो रही है आपकी बेसिकली 9 माइनस 5। और एवरेज बेस क्या है, बेस बेसिकली आपकी जो ट्राइंगल है उसकी बेस की बात हो रही है। तो 80 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 और अल्टीमेटली आपके पास कोई 380 है। और अगर ये हम मल्टीप्लाई करें 100 फर्म्स के एस्पेक्ट में, अज्यूम करें कि 100 फर्म्स हैं इस इंडस्ट्री में, सो प्रोड्यूसर्स का सरप्लस है वो 38,000 आता है। सो इसको हम जो ट्रेपेज़ॉइड की बात करें तो ये है आपका। ठीक, तो सप्लाई कर्व फॉर द फर्म अगर हम देखें तो ये आपकी SMC है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। और ये जहाँ पे टच हो रही है ये बेसिकली आपकी 5 है। ठीक, सो जहाँ पे ये दोबारा हम इसको देख रहे हैं पॉइंट बी पे, तो ये बेसिकली आपकी 9 है। सो अगर हम हाइट की बात करें तो बेसिकली 9 माइनस 5 ये आपकी हाइट बनती है। और ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस बेसिकली डायग्राम्स में ये ट्रेपेज़ॉइड बनता है। तो यहाँ पे ये सारा एरिया यानी कि ये एक फर्म का है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कंप्लीट उस इंडस्ट्री का जो है वो शो कर रहा है। सो ये एक फर्म के लिए हमने जो था EDBA को ये जो ट्रेपेज़ॉइड है इसके एरिया को फाइंड आउट किया तो 380 के करीब आपका आ रहा है। और अगर आप पूरी इंडस्ट्री का देखें तो वो 38,000 का बनता है। ठीक, तो आपकी इंडस्ट्री आउटपुट 8,000 और 11,000 के दरमियान स्टे करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक एजम्पशन थी, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये 100 फर्म्स विद आइडेंटिकल कॉस्ट की एजम्पशन दी है, यानी उनका रेवेन्यू सेम है, उनकी कॉस्ट सेम है। अगर इंडस्ट्री में जो आपकी जो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री सरप्लस है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारा। लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें जम्पशन ये है कि ऑल फर्म्स आर इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम। और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम ये है कि आपकी जो प्रॉफिट है तमाम फर्म्स का वो LMC के बराबर है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द एंट्री एग्जिट फर्म्स जो है वो जो इन एंड आउट ऑफ फर्म है वो एंट्री भी हो रही है, एग्जिट्स भी हो रही हैं लॉन्ग रन में, यानी बिजनेसेस नए भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं और
ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑब्वियसली कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वो लिक्विडेट भी होंगे यानी शट डाउन होंगे। सो इस केस में जो आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम है बेसिकली लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए। सो ये आपकी कर्व्स हैं बेसिकली आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट हैं 1 2 3 4। सो ये जो कर्व है ब्लू कलर की अगर आप इसको देखें तो ये लोएस्ट पॉइंट से फिर नेक्स्ट के लोएस्ट पॉइंट पर आती है एंड सो ऑन मूव कर रही है। इसकी वजह से लॉन्ग रन जो आपकी एवरेज कर्व है वो फॉर्म हो रही है। ठीक। सो इस केस में जब हम फर्स्ट के एस्पेक्ट में देखते हैं तो ये लीस्ट कॉस्ट प्लांट जो है वो आपका मानक था। यहाँ पे प्लांट टू उस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर प्लांट थ्री आ गया, फिर प्लांट फोर आ गया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये जो रीजन्स हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमम है यानी ये जो पॉइंट आपका बेसिकली यहाँ पे राइज होगा, इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ तक ये आपकी इकॉनमीज ऑफ स्केल है। ये सारा एरिया जो है वो आपका ये सारा इकॉनमीज ऑफ स्केल है और इसके बाद चूँकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो गई है इस वजह से इसको हम डिस इकॉनमीज ऑफ स्केल है। अच्छा, अब अगर हम इसी लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम देखें तो यहाँ पे आपकी जो एल एम सी है यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जहाँ पे टच कर रहे हैं तो ये आपका मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है बेसिकली यहाँ। सो वो अचीव कैसे हो रहा है तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो ट्रू सेंस में प्रॉफिट है वो कैसे अचीव हो रहा है वो आपको ये जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका प्रॉफिट है क्योंकि आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ओवर एंड अबव आपको प्रॉफिट है। तो इस पॉइंट आर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कॉस्ट देखते हैं तो वो 12 है और इस पॉइंट एस के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट है या प्राइस है वो 17 है। सो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली वो 5 आपके पास आता है और उसको अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो 240 जो है वो आपका प्रॉफिट आ जाए। इसका मतलब ये है कि आपका जो एल एम सी और एल ए सी जहाँ पे टच कर रहे हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बेसिकली 240 का होगा। तो यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट वो सारी एक पॉइंट पे अगर इंटरेक्ट कर रही है तो ये आपका लॉन्ग रन कम्पेटिटिव इक्विलिब्रियम कहलाएगा जिसमें आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 10 पे। तो लॉन्ग रन जो इंडस्ट्री सप्लाई है दैट कैन बी फ्लैट। फ्लैट से मुराद ये है कि वो परफेक्टली इलास्टिक होगी और अपवर्ड स्लोपिंग होगी यानी ये फ्लैट है या अपवर्ड स्लोपिंग है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री और वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। सो जिस इंडस्ट्री में कॉस्ट कांस्टेंट है उसमें तो ये जो है वो आपकी फ्लैट हो सकती है लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का। और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है इसका मतलब ये है कि उसमें शायद वो अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि उसमें स्टैटिक नहीं है। सो वो आपका जो चेंज है सप्लाई में वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में वो चेंज इज़ बाउंड टू कम, वो होगा ही होगा।
अच्छा, अब इस केस में इकोनॉमिक प्रॉफिट बेसिकली ज़ीरो होता है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। ठीक, और हर किस्म की इंडस्ट्री के लिए इस केस में बोथ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी ये जो कांस्टेंट और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री दोनों थी, उन दोनों के लिए जो आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो ज़ीरो होता है, स्पेशली ऑन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। सो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री क्या है, उसके एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो आपकी एज इंडस्ट्री आउटपुट एक्सपेंड्स, आउटपुट जब आपकी बढ़ती है, इनपुट प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो आपकी कॉस्ट बेसिकली कांस्टेंट है। सो जो मिनिमम एल ए सी है, यानी मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, दैट इज़ अनचेंज, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं हुई। सो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट जो था वो क्या था, वो बनेगा मिनिमम एल ए सी जहाँ पे अचीव होती है। सो इस वजह से कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल या परफेक्टली इलास्टिक होती है। अगर हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में देखें तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्री आउटपुट है जो जो बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती है। जो आपकी जो मिनिमम एल ए सी है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो भी साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन सप्लाई प्राइस वो भी बढ़ेगी और कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाती है। तो ये आपका लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई फॉर अ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री अगर हम देखें। ठीक, तो टिपिकल फर्म इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बेसिकली ये होगी कि वो जो लोएस्ट पॉइंट है उसके बाद उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में देखें, क्योंकि कांस्टेंट है आपकी लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई। ठीक, तो वो जो आउटपुट है वो बढ़ती जाए। अब वो आउटपुट आपकी इंडस्ट्री आउटपुट आ रही है क्यू इज इक्वल टू एन क्यू। एन क्या है, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है, और क्यू हर एक जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपकी यहाँ पे जो है वो फर्स्ट करें पॉइंट ए पे 200 फिक्स्ड है, यहाँ पे 750 आपकी सप्लाई फिक्स्ड है, और यहाँ पे 1000 फिक्स्ड है। ठीक, तो उसकी वजह से आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट रिमेंस फ्लैट, हॉरिजॉन्टल रहेगी आपकी। अच्छा, अब अगर हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में देखें तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में आपकी जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गई। सो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 10 से 15 पे यानी कि आ गई, और 15 से जंप करके अगर 17 पे आ गई है, सो उससे आपकी ये जो कर्व है, ये कर्व पूरी इंडस्ट्री की वो अपवर्ड स्लोपिंग है। सो ये आपकी अपवर्ड मूवमेंट है। सो उसमें आपके पास इंडस्ट्री की जो है वो फ्लैट थी, यहाँ भी बेसिकली है तो फ्लैट ही ना, स्ट्रेट लाइन है ये, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग उसमें इंक्रीज आ रहा है। सो आपको तीनों पॉइंट्स देखें, 200, 750 और 1000 वही पॉइंट्स हैं जो प्रीवियसली आपको अचीव हुए थे, और इंडस्ट्री आउटपुट आपको यही आ रही थी। लेकिन आपकी जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई है वो ऑन दी अप, वो अपवर्ड मूवमेंट है। तो जो फिर एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक रेंट का, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली पेमेंट टू द ओनर ऑफ अ स्केर्स superior resource in excess of resources opportunity cost। सो पेमेंट आप किसको कर रहे हैं, उस ओनर को कर रहे हैं जिसके पास स्केर्स सुपीरियर रिसोर्स है इन एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो रिसोर्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके अलावा आप उसको एडिशनल पे करें। सो इन लॉन्ग रन competitive equilibrium firms that apply such resources, जो ऐसे resources को यूज़ करती हैं, क्या होता है, they earn zero economic profit।
तो उनका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें एडिशनल कॉस्ट पे करने की वजह से उनका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन में वो डिक्लाइन पे या इस केस में ज़ीरो पे आता है। तो जो पोटेंशियल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज पेड टू द रिसोर्स एज इकोनॉमिक रेंट। तो वो जो पोटेंशियल इकोनॉमिक प्रॉफिट अपना था वो हम रिसोर्स को संभाल के रखने के लिए, तो बेसिकली हम किसको पे कर रहे हैं, ओनर ऑफ दी स्केर्स सुपीरियर रिसोर्स को। तो ये बेसिकली हमारा इकोनॉमिक रेंट बन जाएगा। इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज all long run producer surplus is paid to the resource supplier as economic rent। तो जो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज थी उसमें बेसिकली जो लॉन्ग रन प्रोड्यूसर सरप्लस है वो एज इकोनॉमिक रेंट आप हमेशा रिसोर्स सप्लायर को पे कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए विद इन दैट इंडस्ट्री। सो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इनपुट यूजेज है या आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी जिसे हम पढ़ चुके हैं। Okay, we were discussing this MRP. So MRP of an additional unit of a variable input is the additional revenue from hiring one more unit of the input. So this is basically total change in total revenue with respect to change in आपकी लेबर है। So यहाँ पे जो आपका जो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट था उसको अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एडिशनल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट यानी MRP दिया सकता है। इफ़ यू चूज टू प्रोड्यूस इफ दी और किन कंडीशंस में आप प्रोड्यूस करेंगे, if the MRP of an additional unit of input is greater than the price of input। ठीक, इसका मतलब ये है कि MRP फर्स्ट करें 5 आया और प्राइस जो है वो आपकी 4 है, सो दैट यूनिट शुड बी हायर। इस केस में ऑब्वियसली ये आपका ग्रेटर है MRP, तो आप उसको हायर करें। और कहाँ पे आप इम्प्लॉय करेंगे, ये ज़ीरो आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है कि आपकी जो इनपुट प्राइस है वो MRP के बराबर है। सो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिकली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एल हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट जो था उसको हम मल्टीप्लाई करें एवरेज प्रोडक्ट के साथ। सो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि शट डाउन इन शॉर्ट रन इफ़ जो आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो MRP से लेस है। ठीक, यानी जो MRP आपका 5 था और आपका ARP जो है 4 हो या 4.5 हो फॉर दैट मैटर, तो आप शॉर्ट टर्म में उसे शट डाउन कर, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर होगा तो आप शट डाउन स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करें। इसमें बेसिकली जो जम्पशन है कि ARP लेस देन MRP है, हम ये भी कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू इज बेसिकली लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो रिकॉल करें हमारा जो बेसिकली जो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट का जो मॉडल है वो हमारा बिजनेस के एस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पे रेवेन्यू अगर कॉस्ट से लेस हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो लॉस में आपका बिजनेस से आ रहा है, तो आप कभी भी उसको कंटिन्यूली जो है वो इम्प्लॉय करने का नहीं कहेंगे। सो बेसिकली आप जो है वो उसको अगर लॉस की सूरत प्रोड्यूस होती है तो आप शॉर्ट रन में उसे बिजनेस को फॉर द टाइम बिंग शट डाउन कर सकते हैं, ताकि जो ही आपके पास कॉस्ट के सिनारियोज बेहतर हों या रेवेन्यूज़ के सिनारियोज बेहतर हों तो आप उसको दोबारा बिजनेस को एक्टिवेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इनपुट यूजेज जो है वो बेसिकली आपका जो वर्कर्स है, लेबर जो है, उसके लिए अगर आप देखें तो वर्कर्स आपने उस वक्त तक हायर करने हैं जब आपका जो एमआरपी है डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा, और डब्ल्यू आप कॉस्ट ऑफ लेबर की बेसिकली आपकी। सो इसका मतलब ये है कि जब लेबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई होती है तो इसका मतलब लेबर इनटू देयर वेजेस वो आ जाए। और वो कौन सा पॉइंट होगा? बेसिकली लेबर टोटल रेवेन्यू ए आर पी इंटू जो आपका लेबर कॉस्ट है। इसका मतलब है कि ये आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इनपुट यूनिट्स आपके ये डिसाइड होते रहेंगे। जितने आप जो है वो वर्कर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे उससे आपके जो ए आर पी और टोटल रेवेन्यूज पे या टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स पे आप जो है वो एडिशनल लेबर्स हायर करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो ए आर पी थी जो पी इंटू ए पी से आ रहा था, और ये जो आपका एम आर पी था पी इंटू एम पी से आ रहा था। तो आप ये देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्लाइन करती है। सो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये आपका डब्ल्यू नॉट है। सो अगर आप ए आर पी को डिक्लाइन पे लाना चाहते हैं, फर्ज करिए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू है, तो ये आपके जो ए आर पी है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोप में देखें तो वो कम होती जाएगी, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में देखें तो बढ़ती जाएगी। अब इसमें बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे आपका एडिशनल यूनिट आ रहा है, यानी लेबर आपने एल नॉट से एल वन पे ले आए, तो यहाँ पे ये सॉरी आप इस पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। अब आप एल वन से एल टू पे यानी दो लेबर्स आपने ले लिए, तो आप इस पॉइंट पे मूव कर गए, और इस पॉइंट पे आप यहाँ पे एल थ्री जो आपने अचीव किया है। तो इस केस में आपका जो एम आर पी है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो ज़ीरो को, या जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है आपका वो ज़ीरो पे आ जाता है, तो बेसिकली उस स्टेज को टच कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अप एंड रनिंग बिजनेस की तरफ रहना चाहते हैं तो आप एल नॉट एल वन और एल टू के दरमियान में मूव करेंगे, क्योंकि जो ही आप एल थ्री को टच करते हैं तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट को, या आप ये कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ आ जाता है, यानी आपके रेवेन्यूज जो हैं कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो इससे बियॉन्ड अगर आप कोई रिसोर्स एम्प्लॉय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ कमा रहे हैं फिर उसी को दे। सो आपका जो बॉक्स है, अगर आप इस ब्लू बॉक्स को देखें तो ये आपकी जो टिपिकल मूवमेंट को शो करता है, अगर आप एक यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज की बात करें। अच्छा, अब अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप प्रोडक्ट प्राइस को फोरकास्ट करेंगे, आपकी फ्यूचर प्राइस क्या होगी। सो बेसिकली आप स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो वो यूज़ करेंगे, वो रिकॉल कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि आपके रिग्रेशन इक्वेशन थी, सिमुलेशन था, फिर आगे चल के, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स थी, मोंटे कार्लो सिमुलेशन है, इसी तरह हमने और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हमने फोरकास्टिंग को जो है वो रन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन से हम फोरकास्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अ, इसी तरह जो है वो हम जो जो क्या कहते हैं, अगर स्टेटिस्टिकली देखें तो हमारे पास जो फैक्टर एनालिसिस है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फोरकास्ट करने में। इसमें एक्सप्लेनेटरी है, फिर हमारे पास कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं। अ, अब तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशंस बड़े इजीली जो है वो मॉडल्स बने हुए हैं, हमने सिर्फ डाटा इनपुट करना होता है और हम अपनी मर्ज़ी का मॉडल चूज़ करते हैं कि हमें कौन से मॉडल के थ्रू
इसको फोरकास्ट करो। तो हमें प्रोडक्ट प्राइस को जो है वो पहले फोरकास्ट करना है और उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट को अज्यूम करेंगे। हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वेशन रिकॉल करें, ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वेयर थी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हमारे पास थी क्यू इंटू हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है बेसिकली, और एस एम सी हमारे पास थी ए प्लस टू बी क्यू प्लस थ्री सी क्यू स्क्वेयर। सो इनको हम एस्टिमेट करेंगे। स्टेप 3 में हम जो है वो अपना शट डाउन रूल है उसको देखेंगे कि अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पी पॉइंट था आउटपुट डिसीजन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो मिनिमम पॉइंट है उससे ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि प्रोड्यूस कर लें। अगर पी हमारा लेस हो जाता है तो हम शट डाउन कर लें। सो टू फाइंड ए बी सी मिनिमम, तो ए बी सी मिनिमम अगर हमें चाहिए तो हम जो क्यू मिनिमम है वो हम ए बी सी में ऐड कर लें। और क्यू मिनिमम की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, माइनस बी ओवर टू सी। ठीक, तो हमारे पास इसका मतलब ये है ए बी सी मिनिमम की इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी क्यू मिनिमम प्लस सी स्क्वेयर मिनिमम। तो ये जो क्यू मिनिमम है वो अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें क्यू मिनिमम की जगह माइनस बी ओवर टू सी, तो हमारे पास एवरेज मिनिमम कॉस्ट आ सकती है। शर्त ये कि हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन के ये ए बी सी कोफिशेंट्स जो है ये हमारे पास अवेलेबल हों तो हम बड़ा आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रूफ ऑफ ए बी सी मिनिमम की बात अगर हम करें तो ए बी सी थी हमारे पास ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वेयर। सो अगर आप चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्यू करें, यानी डेरिवेटिव लें फर्स्ट ऑर्डर का, सो आपका ये बेसिकली आता है बी प्लस टू सी क्यू, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसमें बेसिकली अगर आप बी को उधर मूव कर जाएँ तो ये माइनस बी आ जाएगा और ये टू सी जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्यू मिनिमम आ जाएगा। सो चौथा स्टेप जो है वो इस केस में हमारा क्या था कि अगर हमारे पास जब पी है वो ग्रेटर दैन ए बी सी मिनिमम होगा तो फिर हमें वो आउटपुट चाहिए जहाँ पे पी एस एम सी के बराबर हो। सो सेट जो फोरकास्टेड प्राइसेस थी इक्वल टू एस्टिमेटेड मार्जिनल कॉस्ट, उसको हम एस्टिमेटेड मार्जिनल कॉस्ट के बराबर शुरू कर देते हैं और फिर हम क्यू स्टैरिक यानी क्यू के लिए उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आ जाती है जिस पे पी जो है वो एस एम सी के बराबर होगी। सो हमारे पास पी की इक्वेशन, इसका मतलब है जो एस एम सी वाली इक्वेशन है उसको हम पी की इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो थी हमारे पास टू बी क्यू स्टैरिक और थ्री सी क्यू स्टैरिक स्क्वायर। इसको हम स्टैरिक क्यों कह रहे हैं, ये बेसिकली ऑब्वियसली फोरकास्टेड है। इसमें हम बाकी सारे वेरिएबल्स हमें पता हों तो हम क्यू स्टैरिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो रिकॉल करें हम जो क्यू है उसके लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो ये हमारे पास इक्वेशन थी, क्योंकि ये इसमें पावर 2 है इस वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू क्यू को एस्टिमेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑब्वियसली हम उसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो पांचवा स्टेप क्या होगा इसमें, क्या हम प्रॉफिट या लॉस जो है वो उसको कंप्यूट करें। तो प्रॉफिट की हमारे पास इक्वेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि वो जो रेवेन्यू आ रहा था प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू से आपका रेवेन्यू आना था। ठीक है, सो उसमें से टोटल कॉस्ट